बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की हो सकती है घोषणा। नई टीम में कई महिलाओं को मिल सकता है मौका। रांची में छात्रों से एक बार फिर से बात करेगी सरकार। आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए बुलाया गया है। छात्रों ने 18 अगस्त तक दिया है अल्टीमेटम। यूजीसी नेट की 3 विषयों की दोबारा से होगी परीक्षा। अंग्रेजी, कॉमर्स, सोशियोलॉजी की परीक्षा दोबारा से होगी आयोजित। 9 और 10 सितंबर को परीक्षा का आयोजन। आज पूरे देश में लॉन्च होगा ELC 2.0। पटना से पूरे देश में CEC ज्ञानेश कुमार करेंगे इसको लॉन्च। और आज सावन का तीसरा सोमवार। शिवालयों में उमड़ी शिव भक्तों की भारी भीड़। हर हर महादेव के नारों से गूंजा पूरा परिसर। और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जो कि राजधानी लखनऊ से मिल रही है, जहां राशन कोटेदारों को आज एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। तो बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ नई व्यवस्था का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश के 78,000 से ज्यादा कोटेदारों को लाभ इसका मिलना है। उचित दर विक्रेताओं का लाभांश बढ़ाया गया है, जहां 90 से बढ़कर 125 प्रति क्विंटल होगा लाभांश। और सरकार ने वार्षिक लाभांश बजट में बढ़ोतरी कर दी है। सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ई पास आधारित फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ। और अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 9:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ऐसे में बहुत बड़ी सौगात ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जा रही है, जहां पर सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के लिए भी यहां पर लाभांश होगा। ई पास आधारित फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ इस दौरान किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सौगात कोटेदारों को, राशन कोटेदारों को आज एक बहुत बड़ा तोहफा योगी सरकार की तरफ से मिलने जा रहा है। लगभग सभी तैयारी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ राशन कोटेदारों को ये बड़ा तोहफा देंगे और नई व्यवस्था का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब यहां पर संबोधित कोटेदारों को किया जाएगा तो किस तरह से खुशी की जो लहर है वो देखने को मिल पाती है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि राज्य के 78,000 से ज्यादा राशन कोटेदार उचित दर विक्रेताओं का उनका लाभांश 90 से बढ़ाकर अब 125 रुपए प्रति क्विंटल करने का बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। और इसका ऐलान अब से कुछ ही देर बाद किया जाएगा। इसके साथ ही वो एक नई ई पॉस यानी कि POS आधारित फीडबैक प्रणाली का भी औपचारिक शुभारंभ करेंगे। अब ऐसे में कोटेदारों के जो प्रति क्विंटल का लाभांश है, पहले वो 90 हुआ करता था, जहां कोटेदारों की तरफ से लंबे समय से मांग की जा रही थी। और ये कहा जाता है कि 90 रुपए प्रति क्विंटल की वजह से उन कोटेदारों को कई तरह की, जो राशन कोटेदार है, उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोजी रोटी पर भी संकट आ जाता है। लेकिन अब सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है और सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा जो 90 से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। अब इससे उनकी वित्तीय जो हित हैं उस पर मजबूती यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए नई डिजिटल फीडबैक व्यवस्था भी इस दौरान लाई जा रही है। रमन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रमन, चूंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 9:30 बजे इस पूरे खास कार्यक्रम में पहुंचेंगे और शुभारंभ कर देंगे, लेकिन जो आज बड़ा तोहफा राशन कोटेदारों को दिया जा रहा है उसका लाभ किस तरह से उन लोगों तक पहुंचेगा? ऋतु की जिस तरीके से जो कोटेदार होता है वो की बहुत बड़ी इकाई माना जाता है, क्योंकि जो इससे पहले भी कोटेदार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल खाद्य जो व्यवस्था शुरू की, उसके बाद से लगातार आपको बता दें कि कोटेदारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई फ्री खाद्यान्न व्यवस्था के चलते। लेकिन लगातार कोटेदारों की शिकायत रहती थी कि जो उनको जो कमीशन मिलता है बहुत कम मिलता है। 1 किलो के पीछे 10 पैसा भी नहीं मिलता है। लगभग 1 कुंटल के पीछे 90 रुपया मिलता था। अब उसका लाभांश बढ़ा के 125 रुपया कर दिया गया है। और यही नहीं, सरकार ने सीधा एक सिंगल डोर स्टेप की व्यवस्था की है। एक ऐसी वो पॉलिसी लेकर आए हैं, आपको बता दें कि सीधा FCI के गोडाउन से अब जो माल है वो कोटेदारों की दुकान पे पहुंचेगा। पहले जो माल था वो ब्लॉक में जाता था,
ब्लॉक में वहाँ खेल होता था, कोटेदारों से वसूली होती थी, बोरे में कमी होती थी। आपको बता दें कि बोरे से जो गेहूं रहता था, चावल रहता था, वो कम हो जाता था। लेकिन आमतौर पर कोटेदारों की शिकायत हमेशा से रही है कि जो अपने घर बोरी लाते हैं तो कोई बोरी 50 किलो वाली बोरी में 45 किलो 48 किलो, किसी बोरी में तो 42 किलो माल रहता था। और लेकिन सबको उनको यूनिट देना रहता था, जैसे 5 रुपया 5 किलो पर यूनिट का जो नियम है सरकार का, वो देना। ऐसे में कोटेदार की व्यवस्था जो थी वो परेशान रहते थे। ऐसे में बहुत दिन से प्रदर्शन भी चल रहा था, अपनी मांग भी रख रहे थे मौके मौके पर। अब सरकार ने कोटेदारों का जो ध्यान है, कोटेदारों पर ध्यान खींचा। 9:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में कार्यक्रम करेंगे और वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे कि अब जो FCI गोदाम से सीधा कोटेदारों की दुकान पे राशन पहुंचेगा। बिचौलियों की व्यवस्था निश्चित तौर पर रमन, देखिए बहुत बड़ा तोहफा यहाँ पर राशन कोटेदारों को दिया जा रहा है। जो लंबे समय से मांग की जा रही थी उनकी तरफ से, उस मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन जरा इसे भी समझने का थोड़ा यहाँ पर प्रयास करेंगे। जो राशन कोटेदार हैं, जो कि 25 से अब माफ कीजिएगा 90 से 125 रुपए प्रति क्विंटल किया गया, उसका इजाफा अब से कुछ ही देर बाद ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली और हरियाणा के हिसाब से जो कमीशन यहाँ पर मिल रहा है, क्या वो पर्याप्त है राशन कोटेदारों को के लिए? देखिए, कोटेदारों की मांग तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन सरकार ने उतनी ज्यादा कीमत उनका लाभांश नहीं बढ़ाया है। आपने जैसे पंजाब और हरियाणा का उदाहरण दिया, पंजाब हरियाणा के मुताबिक अभी सरकार ने कर किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, 78,000 कोटेदार यहाँ पर हैं। ऐसे में सरकार ने पहली व्यवस्था शुरू की है और लगभग 15 से 20 साल का जो नियम है उसे बदलकर कीमत उनका जो लाभांश बढ़ाया है। अब आगे सरकार और भी क्या ऐलान करती है, क्या कोटेदारों के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था, लोन की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, फ्री कैशलेस की व्यवस्था, और क्या क्या करते हैं कि कोटेदार लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनके लिए सरकार बहुत कुछ नहीं करती है और उनको एक बिचौलिया, एक लाइजनर घोषित कर दिया गया है कि वो माल लाते हैं, जनता में देते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि वो ब्लॉक से लेकर गोडाउन तक ठगे जाते हैं और उसके बाद में जब यहाँ पर कटौती कहीं से हो जाती है तो सीधा जनता को जवाबदेही जो होती है वो कोटेदार की होती है। ऐसे में लगातार इसकी दिक्कत थी। अब सरकार ने व्यवस्था की है, बिचौलिया सिस्टम हटाया है। जिस तरीके से अन्य विभागों में भी योगी सरकार की प्राथमिकता रही है कि बिचौलिया सिस्टम को हटाया जाए, वैसे ही खाद्य और रसद विभाग में भी ये बड़ा निर्णय हुआ है। कैबिनेट मंत्री अब पी मनोज पांडे हाल फिलहाल में बने हैं, उनके मंत्री बनने के बाद में बड़ा फैसला है। राज्य मंत्री सतीश शर्मा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका ऐलान करेंगे, शुरू करेंगे, पहल करेंगे और एक बड़ा फैसला है कोटेदारों के लिए। चूंकि देखिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सहूलियत यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन जो नई यहाँ पर आपको बताते चले कि जो EPOS करके प्रणाली यहाँ पर शुरू की जा रही है डिजिटल तौर पर, ये किस तरह से काम करेगी? क्या यहाँ पर राशन कोटेदारों को इतला कर दिया गया, वो जानकारी प्रॉपर तरीके से दे दी गई? और अगर कोई नेटवर्क से जुड़ी हुई समस्या होती है या फिर किसी भी तरह से जो ग्रामीण इलाकों तक लोगों तक वो जानकारी पहुंचानी होती है, तो क्या उसको लेकर भी सरकार लोगों तक जागरूकता फैलाएगी? बिल्कुल, ये ई-पास की व्यवस्था इसीलिए की गई है ताकि कोटेदार भी उस व्यवस्था का फायदा ले सके और जो लाभार्थी वो भी ले सके। अगर उनसे किसी प्रकार की उनको कमी हो रही तो उसकी कंप्लेन कर सके, फीडबैक दे सके। फीडबैक की व्यवस्था की गई है कि कार्ड कोटेदार कैसे काम कर रहा है, कितना राशन बांट रहा है, कितनी देरी बांट रहा है। अगर वहां पर अंगूठे की गाँव में इंटरनेट की व्यवस्था बहुत कम रहती है, ऐसे में जो मशीन है वो जल्दी काम नहीं करती है, उसके कारण से लगातार कोटेदार जो लाभार्थी है उनको 2-2, 3-3 दिन तक कोटेदार के यहाँ जाना पड़ता है। इसलिए आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन सरकार धीरे धीरे इसका जो है समाधान कर रही है और ये व्यवस्था कर रही है कि लाभार्थी भी अपनी बात सीधे उस पोर्टल पर कर पाए। जी बिल्कुल रमन, आने वाले समय में किस तरह से चीजें यहाँ पर होती हैं और कैसे बड़ी सौगात दी जाती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और ऐसे में देखिए उत्तर प्रदेश के 78,000 राशन कोटेदार हैं जिनको ये बहुत बड़ी सौगात दी जा रही है, जिनको अब आपको बता दें कि पहले 90 रुपए प्रति क्विंटल है यहाँ पर फायदा उन लोगों को होता था। हालांकि उन लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी कि सरकार इस पूरे मामले पर संज्ञान ले, सरकार इस पूरे मामले पर किसी तरह का कोई बड़ा फैसला ले, लेकिन अब सरकार ने उनकी मांगों को यहाँ पर सुना और अब 90 से बढ़ाकर आपको बताते
चले कि 125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। हालांकि सवाल तो यहाँ पर कई उठ रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से जो ये एक भारी बढ़ोतरी की गई है और ऐसे में इस बढ़ोतरी से सरकार के वार्षिक लाभांश या फिर खाद्य सब्सिडी बजट पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, इसको भी सरकार को सबके सामने यहाँ पर रखना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर जहां रांची से मिल रही है, छात्रों से एक बार फिर से बात करेगी सरकार। आज दोपहर 2 बजे का समय है जब बातचीत के लिए छात्रों को प्रदर्शनकारियों के एक डेलीगेशन को बुलाया गया है। कानूनी सलाहकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव है। छात्रों ने 18 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया है। छात्रों ने सीएम आवास घेराव का भी ऐलान किया है और छात्रों की तरफ से कहा गया कि 18 अगस्त तक अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो फिर वो आगे की योजना बनाएंगे और इसके साथ ही इस बार सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। तो ऐसे में अब ये उम्मीदें और ज्यादा हर किसी की बढ़ जाती है कि अगर सरकार चाहेगी सीएम आवास का ये प्रदर्शनकारी घेराव ना करे तो निश्चित तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से उनकी बातों को सुना जाएगा, उनकी मांगों पर अमल किया जाएगा। लेकिन दोपहर 2 बजे जो ये बड़ी बैठक होगी छात्रों और इसके साथ ही हेमंत सोरेन के बीच में या सरकार की डेलीगेशन के बीच में, उस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर भी नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि आपको बता दें जब पिछली दफा सदन कूच करने का यहां पर आह्वान किया गया था तो उस दौरान लाठी भांजी गई थी इन प्रदर्शनकारियों पर, छात्रों पर, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सीधे तौर पर एक टूक शब्दों में कह दिया कि अब किसी भी प्रतिनिधि से, किसी भी डेलीगेशन से इन प्रदर्शनकारियों की कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि अब सीधा वन ऑन वन संवाद होगा तो वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ होगा। और ऐसे में अभी उस पर भी नजरें टिकी हुई हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या अब डायरेक्ट फेस टू फेस बात करते हैं इन छात्रों से और इनकी मांगे सुनते हैं। सरकार को झुकना तो पड़ेगा, भले ही आज नहीं तो कल, क्योंकि ये प्रदर्शन समाप्त नहीं हो रहा। अब इस पर खूब जोरों के साथ सियासत हो रही है। 2029 का वो साल होगा जब विधानसभा चुनाव होने हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि छात्रों के इस प्रदर्शन की वजह से 2029, भले ही अभी लंबा समय है, अंतराल है, लेकिन 2029 तक बहुत बड़ा घाटा सरकार को हो। अगली बड़ी खबर, यूजीसी नेट के 3 विषयों की दोबारा से परीक्षा होगी। अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की दोबारा परीक्षा होगी। आपको बता दें अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को आयोजित की गई है, कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को होगी, सोशियोलॉजी की परीक्षा 10 सितंबर को होनी है। तो लगभग सभी तैयारी हो चुकी है छात्रों की भी और इसके साथ ही नया शेड्यूल जारी किया गया है जहां आपको बताते चले कि अब सोशियोलॉजी, अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा होनी है। एग्जाम होना है, उसकी डेट शीट आ चुकी है, उसका स्केड्यूल सामने आ चुका है। अंग्रेजी, कॉमर्स, सोशियोलॉजी की इस परीक्षा को यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ऐसे में इस बार जो री एग्जाम हो रहा है उसको लेकर कोई भी तकलीफ यहाँ पर ना हो, कोई दिक्कत ना होने पाए, उसको लेकर विशेष तौर पर तैयारी की जा रही है। एक तरफ सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट है और ऐसे में एग्जाम को लेकर छात्रों में कोई भी अव्यवस्था का अंबार ना देखने को मिल पाए, छात्रों में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और जो पेपर लीक माफिया हैं वो भी अलर्ट पर हालांकि बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से अभी लोकसभा में एक बड़ा यहां पर बिल लाया गया था जिसमें पेपर लीक को लेकर 10 साल तक की और करोड़ों का जुर्माना है। तो निश्चित तौर पर अगर ये पेपर लीक होता है, माफिया सामने आते हैं तो उस पर फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो ये डेट शीट आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं जहां सोशियोलॉजी की परीक्षा 10 सितंबर को आयोजित होगी। अंग्रेजी और कॉमर्स की जो एग्जाम है वो 9 सितंबर को आयोजित होने हैं। बिहार से बड़ी खबर, जहां लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ के हालात बन गए हैं। बड़ी खबर, भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। जहां आपको बता दें कि भगदड़ में 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों का इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही है, जहां बिहार के लखीसराय में आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के बीच में अशोकधाम मंदिर, जहां पर भगदड़ के हालात बने। भगदड़ में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। प्रशासनिक अमले की तरफ से दावे पहले किए जा
विचार दें कि पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है ताकि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो कोई अफरा तफरी का माहौल ना रहे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बिहार के लखीसराय का प्रसिद्ध अशोक धाम ये मंदिर है जहां सावन का तीसरा सोमवार है और इस खास मौके पर भारी संख्या में जो शिव भक्त हैं, जो श्रद्धालुगण हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए थे और ऐसे में शिवालयों पर यहाँ पर अब सुबह तक जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें हर हर महादेव और भोले बाबा के नारों से गुंजायमान हो चुका था पूरा परिसर। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो हर किसी को विचलित कर देती हैं, जिसमें भगदड़ जैसे हालात बने और जो भगदड़ जैसी स्थिति बनी है उसमें 7 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत बताई जा रही है। ऐसे में सुबह 6:30 बजे से 6:45 के बीच में यह बड़ा हादसा हुआ है जहां अफरा तफरी और भगदड़ का हालात बने। हालांकि क्या कुछ उसकी वजह रही है उसको लेकर जांच की जाएगी, लेकिन अभी जो लोग घायल हैं वो यहां पर सुरक्षित रहे, उनका इलाज सुचारू रूप से जारी किया जा सके, अभी महज यही प्राथमिकता है। और एकमात्र यही वजह जहां सावन के तीसरे सोमवार पर जलाभिषेक के लिए मंदिर में तकरीबन 50,000 श्रद्धालुओं की भीड़ जमा थी। शुरुआती जो रिपोर्ट्स अब तक सामने आई है, जो ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट सामने आए, उसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि 2 ट्रेनों के साथ एक साथ आने से अचानक भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, बैरिकेटिंग टूटने लगी, करंट फैलने या फिर बिजली का तार गिरने की अफवाह यहां पर किसी की तरफ से फैला दी गई, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। अब जिला प्रशासन, पुलिस बल और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां आज पूरे देश में लॉन्च होगा ELC 2.0। आपको बता दें कि पटना से इसकी शुरुआत होने जा रही है और पटना से पूरे देश में लॉन्च करेगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से ELC 2.0, जहां CEC ज्ञानेश कुमार यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ELC 2.0 का शुभारंभ किया जाना है। ऐसे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तरफ से आज पटना के ज्ञान भवन से राष्ट्रव्यापी इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ELC 2.0 और ECI नेट का औपचारिक शुभारंभ किया जा रहा है। इस नए अभियान का उद्देश्य महज इतना कि जेनजी और युवा मतदाताओं को डिजिटल माध्यमों से जोड़ा जा सके, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया जा सके। तो हर किसी का फोकस देश के भविष्य पर है, उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और ELC 2.0 के माध्यम से डिजिटल और तकनीकी माध्यम से यहाँ पर मजबूत करने का प्रयास जेनजी को, जो नए मतदाता हैं, जो न्यू कमर हैं, वो यहाँ पर अपने मत का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। और जेनजी युवाओं पर फोकस इस वक्त किया जा रहा है। आने वाले महीनों में देश के लाखों स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ELC 2.0 का विस्तार करना, हर क्लास में छात्र छात्राओं को मॉनिटर के रूप में नियुक्त करना, साथ ही इसे ELC 2.0 के साथ ही लॉन्च किया जा रहा है, जो मतदाता सूची सेवाओं और शिकायत निवारण को एक डिजिटल मंच पर लाया जाएगा। आपको बता दें कि राजधानी पटना के ज्ञान भवन में इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां लॉन्च सम्मेलन में बिहार के 400 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों के छात्र, शिक्षक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हिस्सा लेने वाले हैं। महज अभी फिलहाल जो फोकस, जो उद्देश्य है इलेक्शन कमीशन का, वो ये कि शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, जहां पर युवा देश का भविष्य, अपने भविष्य को संवारने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनको इलेक्टोरल लिटरेसी क्लबों को साल भर सक्रिय और एक्सपेरिमेंटल तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में चलाना और उसकी जानकारी उन तक पहुंचाई जा सके। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की, जहां पर एक मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल पड़े। आपको बता दें कि मामला बिजली की लाइन काटने को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाथापाई से लाठी डंडों में तब्दील हो गया। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस इसी के आधार पर कार्रवाई की बात कर रही है। साथ ही अमरोहा के गजरौला कोतवाली क्षेत्र के पखरौला गांव में दलित युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। अब आरोप ये है कि गांव के ही कुछ दबंगों की तरफ से युवक ने संजय के साथ पहले मारपीट की, जिसके बाद उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई और बाद में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। परिजनों के मुताबिक 15 अगस्त को दोपहर में गांव के ही कुछ युवकों से संजय का विवाद हो गया था किसी बात को लेकर। आरोप यह है कि इसके बाद दबंगों ने मारपीट कर जबरन समझौता भी कराया गया था।
जहां घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दलित युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई दबंगों की तरफ से, और उन दबंगों के चूंकि मौके से फरार हो चुके हैं तो पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर लगातार पूछताछ कर रहे हैं। दबंग कौन थे, क्या विवाद था, और पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। कल की घटना है कि संजय नाम के व्यक्ति, इनका नज़दीक में ही एक इमरान और उसके अन्य लोग, कल इनका किसी बात पर इनका विवाद हुआ जिसमें कल मारपीट हुई थी। इनके द्वारा इसमें कोई थाने जाकर पुलिस के पास जाकर किसी के पास भी सूचना नहीं दी गई थी और इसको भी किसी स्थानीय डॉक्टर से उन्होंने दिखाया था। बाद में इनका कुछ आपस में समझौता भी हुआ। उनकी तबीयत बिगड़ने पर मैं सीट धो रही थी, मैंने खड़ी होकर हैंडल को देखा तो मुझे मोटरसाइकिल खड़ी तो वो दिख गया, मुझे खड़ोया। मैंने उससे कहा ये भी क्या कर रहा तू, पहले क्या कर रहा, तो वो जब मैंने उससे कहीं चला गया। हमारे घर वाले सो रहे थे, वो उठे, वो अपना चले गए, फिर हम भी चले गए। कल की 1 बजे अब हम भी चले गए, हमारा डिठौत चला गया, 2 चले गए। वो तैयार खड़े थे लेकर डंडे पंडे सब। मेरा आदमी अब बात करते हैं हमीरपुर की, जहां चलती रोडवेज बस के दोनों टायर खुलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पुल क्रॉस करते समय बस के पीछे के दोनों टायर निकल गए। ये बस दिल्ली जा रही थी जिसमें बड़ा हादसा होते होते टल गया है। आपको बताते चले कि रोडवेज बसों की फिटनेस और सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं और ऐसे में परिवहन विभाग की तरफ से लगातार पुरजोर कोशिश की जाती है कि कोई बड़े हादसे ऐसे ना होने पाए। लेकिन अब ऐसे में अचानक से टायर फट जाता है। जैसे ही टायर ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद जो पर्यटक उसमें बैठे हुए थे, जो सवारी उसमें बैठी हुई थी, उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ गए। और ऐसे में उन लोगों की तरफ से भी पूछा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर बसों की फिटनेस को लेकर सवाल उठते हैं। बसों की फिटनेस यहां पर सही तरीके से नहीं कराई जाती। हालांकि परिवहन विभाग का कोई ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा था परिवहन विभाग की तरफ से हर बस का यहां पर बाकायदा चालान काटे जा रहे हैं, उनका सत्यापन कराया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के बड़े हादसे होते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुल क्रॉस करते समय दोनों टायर बस से अलग हो जाते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसके आधार पर लोग अपनी जान माल को किस कदर नुकसान पहुंच सकता है इसका जिक्र करते हुए नजर आए। रोडवेज बस के टायर खुलने से एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि टायर फट गया, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये बस दिल्ली जा रही थी और एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, लेकिन परिवहन विभाग पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।